उमंग यूट्यूब चैनल। गुमनामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दी, दुनिया के सारे गमों से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। नमस्कार, मैं नितेश सैनी। आज हम आपको ऐसे ही व्यक्ति से मिलाने आए हैं जिन्होंने कितने ही विद्यार्थियों को ज्ञान की रोशनी दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने गुरुजी आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन चौबे जी की। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार नितेश जी। बैठिए प्लीज। जी थैंक यू। तो सर, आपका सबसे पहले हमारी नव उमंग टीम के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला हमारी वीडियोस के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के बारे में और आपके कार्य के बारे में हम लोग देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। आप और आपकी टीम बहुत परिश्रमी हैं और रचनात्मक और सकारात्मक वीडियो बनाकर समाज में खुशियाँ और जागृति दोनों फैला रहे हैं। धन्यवाद सर। इस कार्य को जारी रखिए। बिल्कुल सर। सर, हमारी टीम के द्वारा आपके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बनाया गया है। अरे वाह, वो दिखाना चाहेंगे? ऐसा? हाँ। जीवन के संघर्ष में वे टूटे भी हैं और बिखरे भी हैं। ऐ जिंदगी तेरी ठोकरों से वे निखरे भी हैं। कभी डांट कर जिन्होंने प्यार जताया, कभी रोक टोक कर कुछ नया सिखाया, कभी बोर्ड पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, ढाल बन करके हर मुश्किलों से बचाया। कल तक थे पराए वो, आज सभी के दिलों में बसने लगे हैं। डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर, ये नाम सभी छात्रों की शान का है। किताबों, तुमने ही मुझे सब कुछ दिया है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। अपने जीवन का एक एक लम्हा तुम्हें सौंप दूंगा। डॉक्टर मधुसूदन चौबे। तुरंत ही एक हफ्ते के अंदर मैंने पापा का ऑपरेशन करवा दिया। हार्ट सर्जरी पूरी सक्सेस भी हो गई और अभी पापा पूरी तरह से स्वस्थ भी है। उस दौरान जब पापा की सर्जरी हो रही थी तो बहुत इमोशनली मैं टूट गई थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब पापा का ऑपरेशन हो चुका था तो ऑपरेशन के बाद वो ऐसा रिएक्ट करने लगे कि अब मैं नहीं बचूंगा। ऑपरेशन अच्छा होने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो फिर मैंने सर को कॉल किया कि पापा तो ऐसा बोल रहे हैं। तो सर ने बोला कि वो हो जाता है, वो कुछ केमिकल होते हैं माइंड में, तो शायद हो सकता है सोडियम की मात्रा वगैरह। तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, आप उनको बताओ और कुछ नहीं होगा। मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, तेरे पापा अच्छे होके सब घर चले जाएंगे। मैं हॉस्पिटल में अकेली थी पापा के पास, क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ तो कोविड का समय था, तो किसी भी रिश्तेदार को हमने कोई खबर नहीं करी थी। तो मैं ही ऑपरेशन के समय भी पापा के साथ थी, मैं और मेरी मम्मी। पूरे टाइम हॉस्पिटल में मैं ही रही 8 दिन पापा के साथ। तो उस समय जब पापा ऐसा बोल रहे थे, उस समय तो और मैं अकेली थी, तो मैं एकदम डर गई, मैं रोने लग गई। पापा के सामने भी नहीं रो रही थी, पापा भी रो रहे थे उधर अकेले में। फिर सर ने मुझे बोला कि कुछ मत करो, तू रोना बंद कर। तो फिर मैं उस स्थिति में संभल पाई और मेरे पापा को भी समझाया, घर वालों को भी समझाया, और मेरे पापा पूरी तरह से स्वस्थ होकर एक ही हफ्ते में घर चले गए और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये मेरे जीवन की सबसे बुरा दौर था जिसमें सर ने मेरा सहयोग दिया और किसी ने भी उस समय सहयोग नहीं किया। तो इसके लिए मैं सर का पूरे जीवन, अपना जितना भी मेरा जीवन है उस पूरे जीवन में सर के प्रति ऋणी रहूँगी। हम लगभग बीए फाइनल ईयर में थे और सीसी देते थे, असाइनमेंट लिखते। सर ने पहले ही बता दिया था कि आपको कभी भी देखकर नहीं बोलना है, प्रस्तुति देखकर, असाइनमेंट देखकर नहीं करना है। हम एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे, तब सर ने हमारा असाइनमेंट बाहर फेंक दिया था और बिल्कुल धुतकार कर कहा था कि जाओ, आना मत जब तक याद नहीं हो। तो मैं, आरती, रोशनी सभी अपर हॉल के पास वाले क्लास में से बाहर निकाल दिए गए थे और वहाँ हम सभी एक के बाद एक रो रहे थे। तो इस तरह से सर का उद्देश्य यही था कि बच्चा सीखे और बिना देखे बोलना सीखे। एक ऐसा समय आया जब मेरे पापा बीमार हो गए थे, बड़वानी में यहाँ पर एडमिट थे। तब खाने की व्यवस्था करनी थी, मैं घर पर थी, बड़वानी आ नहीं पाई थी। तब मैंने सर को कॉल किया कि सर मुझे खाने की व्यवस्था करवानी है, तो आप करवा दोगे? तो सर ने कहा कि ये कोई बोलने की बात है,
और उसके बाद तुरंत सर खाना लेकर हॉस्पिटल में पहुंच भी गए थे। जब भी करियर सेल में आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे परिवार जैसा माहौल है। क्योंकि सर हमेशा हमको एक परिवार पिता की तरह गाइड करते हैं और जितने भी करियर सेल के कार्यकर्ता है वो हमको ऐसे परिवार के जैसे लगते हैं। हमको ये पता नहीं चलता कि कैसे दिन निकल गया। जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। 2 दिन तक मुझे आईसीयू में रखा। मुझे ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। ब्लड मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड था, तो मेरा ब्लड कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो रहा था। परिवार वालों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की। ओ पॉजिटिव क्या उस समय ना ए पॉजिटिव भी नहीं मिल रहा था, ना बी पॉजिटिव मिल रहा था। जितने भी बड़वानी में हॉस्पिटल्स है, सारी हॉस्पिटल्स में घूमे, सारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी ब्लड अवेलेबल नहीं था। जैसे ही सर को पता चला कि मुझे ब्लड की कमी है तो सर ने ब्लड की व्यवस्था करवाई। अगर सर उस वक्त ब्लड की व्यवस्था नहीं करवाते तो शायद ही आज मैं इस दुनिया में रहती। मंच पे आके बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज सर हमको खुद मंच संभालने के लिए देते हैं और सर कभी हमारे मंच में आते नहीं। जब खत्म होता है ना लास्ट में सर आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे से ये गलती हुई। उन्होंने कहा था कि तुम योग के लक्ष्य में तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने कहा था कि तुम योगा का एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो मैंने 15 दिनों का वह सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। मैं आगे चल रही थी मेरी मम्मी से बात करते हुए फ़ोन पे। सर ने पीछे सुन लिया कि मैं मम्मी से बता रही थी कि मम्मी मेरे को कोचिंग करना ही है, और सर ने सुन लिया। तो सर ने बोला कि तू कोचिंग नहीं कर पा रही है। तो मैंने बोला कि नहीं सर। सर ने एक पिता की तरह, मेरे पापा नहीं है, सर ने एक पिता की तरह मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला तू कर कोचिंग में पैसे देता हूँ। जब मुझे फर्स्ट ईयर में सर ने एसआई की कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए कहा था, उस समय मैं डर गई थी। तब सर ने मुझे उनकी कहानी बताई कि किस प्रकार उन्होंने पीएचसी में इतिहास पढ़ाना शुरू किया था। उससे मुझे हिम्मत मिली और मैंने पढ़ाना शुरू किया। करियर सेल में मैंने 3 वर्ष लगातार सर की मदद से अलग अलग कक्षाएं ली। और जब सर हमें पढ़ाते थे उस समय हिंदी की गलतियों पर विशेष ध्यान देते थे, जिससे मुझे सर से हिंदी की अमूल्य विरासत प्राप्त हुई है और मेरी हिंदी में अशुद्धताएं कम होती है। जब भी मुझे किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। मेरे विदाई के टाइम पे सर ने एक बहुत प्यारी कविता लिखी थी, कुछ घंटों में तेरी दुनिया बदल जाएगी रोशनी। और सर ने मुझे कहा था, जाते टाइम मुझे कहा था कि बिटिया तुझे जब भी ज़रूरत लगे बस बड़वानी से सुसारी का रास्ता 1 घंटे का है, मुझे बता देना, तेरे घर तक तेरी व्यवस्था मैं कर दूंगा। 2011 से लगाकर अब तक जब भी मुझे ज़रूरत रही तब न जाने कहाँ से सर को पता चल जाता है, वो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे मार्गदर्शक के रूप में। पिछले 4 सालों से सर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और सर मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जहाँ पर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं और जितना अच्छा कर सकते हैं वो सब सर ने मेरे लिए किया। अरे वाह, कैसी बनी वीडियो हमारी द्वारा बनाई गई है? बहुत ही अच्छी बनी। आपने तो मुझे एकदम नायक बना दिया है। सर कुछ लाइनें आपकी भी है स्टार्टिंग में? जी, हमने ऐड करी है। हाँ जी, मैं कविताएं लिखता रहता हूँ। ये कहाँ से मिल गई आपको? फेसबुक से सर। अरे सभी फोटोज भी फेसबुक से हमने निकाली। तो आपकी रिसर्च टीम बड़ी मजबूत है। हाँ सर, टीम बहुत अच्छी है हमारी। सर हमारी टीम के द्वारा कुछ प्रश्न भी लिखे गए जिसके माध्यम से हमारे दर्शकों को आपके जीवन के बारे में पहचान सके और वो देखकर उन्हें कुछ सीखने को मिले। अवश्य। हाँ, तो सर सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? बड़वानी ज़िले में ओझर नामक एक गांव है छोटा सा। नागलवाड़ी की तरफ जब हम जाते हैं बिलट देव के तीर्थ की तरफ, तब रास्ते में आता है। उसी गांव के विद्यालयों में प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षाएं हुई। और आपके जब आप स्कूली शिक्षा कर रहे थे उस वक्त के आपके मित्र किस प्रकार से थे और आपके संबंध कैसे थे उनके साथ? गांव का जीवन ही अद्भुत होता है। और चूंकि ग्रामीण परिवेश में शिक्षा हुई तो गांव का हर स्कूल में पढ़ने वाला साथी आपका एक तरह से बचपन का मित्र ही होता है। बहुत धमा चौकड़ी करते थे और सभी के साथ अभाव था, गरीबी थी, लेकिन सबके दिल के खजाने में इतनी खुशियाँ भरी हुई थी हमारे बचपन वाले साथियों के। बस लुटाते रहते थे एक दूसरे पर। कभी गिल्ली डंडा खेलना, कभी आपने अंटियाँ खेली, गोटी खेली है आपने? हाँ, कुछ 1-2 बार खेली। हाँ, हम लोग दिन भर अंटियाँ खेलना, क्रिकेट खेलना और पेड़ों पर चढ़ना, इमली तोड़ना, बेर तोड़ना,
बस इसी में लगे रहते थे। बहुत आनंद आया। खेल भी बहुत अच्छे होते थे। बहुत 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 आनंददायक होते थे, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी बड़े अच्छे होते थे। तो ये कहे कि बचपन बहुत शानदार बीता। और सर आपका सबसे अच्छा पल कौन सा रहा है जब आप जो उस वक्त बचपन में थे, जिसे आप अभी आपको भूतकाल में जाने का अवसर मिले तो आप उस पल को फिर से जीना चाहेंगे? ऐसा कौन सा पल रहा है? ऐसा पल है माँ की गोद में जब बैठने लेटने और सोने का जब अवसर मिलता था, तो उस दौरान जो सुख मिलता था उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यदि अभी एक तरफ कुबेर का खजाना रख दिया जाए और दूसरी तरफ कहा जाए कि आपको माँ का आंचल फिर से मिल रहा है, तो मैं कुबेर के खजाने की तरफ देखूंगा भी नहीं और माँ के आंचल की तरफ दौड़ लगा लूँगा। माँ अब रही नहीं, माँ चली गई। लेकिन माँ का चले जाना ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया जीवन से। माँ हमारी बहुत ममतामयी, बहुत वात्सल्यमयी थी, बहुत लाड करती थी। घर में धन बहुत कम था, लेकिन पता नहीं माँ कहाँ से हम सबके पसंद की चीज़ें बना लेती थी, खिला देती थी। ऐसा लगता है कि कुछ बचा नहीं। तो आपने पूछा कि कहाँ लौटना चाहेंगे, मैं तो माँ के साथ लौटना चाहूँगा। सर वो एक किस्सा भी था ना कि कोचिंग की फीस निकाल दिया था आपको, फिर आपने पुणे का काम शुरू किया था। हाँ, वो एक बार किस्सा। हाँ, अरे वो बड़ी मार्मिक चीज़ है। आपने भी शायद कॉमर्स पढ़ा है। हाँ। तो आप जानते हैं कि कॉमर्स की पढ़ाई सामान्यतः स्कूल कॉलेज में पूरी नहीं हो पाती और उसके लिए कहीं ट्यूशन कोचिंग जाना ही पड़ता है। तो हम लोग भी जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए इंदौर गए तो हमने भी कहा भाई कोचिंग जानी पड़ेगी। तो राज टाकीज नाम का एक टाकीज हुआ करता था इंदौर में, उसके ठीक पीछे पटेल कॉमर्स क्लासेस हुआ करती थी। 60 रुपया महीना उस समय उसकी फ़ीस थी। तो मैं भी चला गया वहाँ पर। कब घर से गांव से पैसे आएंगे तो सर को मैं पैसे दे दूँगा। ऐसे करके 8-10 दिन 15 दिन निकल गए। सर ने संकेत दिया कि भाई जिनने फ़ीस नहीं जमा की है वो उनको मैं अब आने नहीं दूँगा, तो फीस 1-2 दिन में जमा कर दे। तो पता चला कि घर से नहीं आ पाएंगे पैसे। और क्या करें, तो मैं सरवटी बस स्टैंड पर गया कि घर किसी को गांव ओझर खबर भेजूंगा किसी आते जाते के हाथ, और वहाँ से पैसे बुलवाने की कोशिश कर दूँ। तो मैं ऐसे वहाँ बैठकर रास्ता देख रहा था कि कोई ओझर का परिचित मिले। तो इतने में एक ने आवाज़ लगाई, ए कुली। तो मैंने ऐसे उधर देखा, ये रख दो अटैची गाड़ी पर। तो मैंने उठाकर यूँ ही रख दी। उन्होंने मुझे 25 पैसे दिए। मैंने मना भी किया कि नहीं, मैंने तो आपकी सहायता की है। बोले नहीं रख ले। तो फिर एकदम से दिमाग में आइडिया है कि यार ये अच्छा काम है। फिर मैं वहाँ से उठा कर करने लगा ये काम। तो ऐसे करके 2-3 दिन ये परिश्रम किया। तो 60 रुपये चाहिए थे, 60 रुपये तो हो गए। मैंने कहा यार थोड़ा सा और करते हैं। कचौरी खाने का शौक था और 25 पैसे की कचौरी मिलती थी। मैंने कहा कि 1-2 रुपये और कमा लेते और पेट भर के कचौरी खाएंगे 7-8। अब वो 60 रुपये इकट्ठे कर लिए, उनको बांध लिया कपड़े में, और 3 दिन तक मैं कोचिंग नहीं गया। फिर जब कोचिंग गया सर के पास जाकर मैंने थैली उनके सामने रख दी। उन्हें देखा, बोले अरे ये क्या है, कहाँ से लाया पैसे तू इतने, इस तरह की चिल्लर वगैरह। मैंने सब सही बता दी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब ये समझ लो कि हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया। वो कोई बात ही नहीं थी कि कोई बड़ा काम या फलाना काम ठिकाना। मैंने कहा सर मैं ऐसे लाया हूँ। तो सर भी द्रवित हो गए। उन्होंने सारे सिक्के गिने, 2 भागों में बांट दिए, 30-30 रुपये के। 30 मुझे वापस कर दिए और वापस करके कहा कि तेरी फीस 30 रुपये रहेगी। और फिर वहाँ जितने भी बच्चे थे और मेरे साथ वाले, उनको कहा कि देख लेना एक दिन ये जो लड़का है ना मधु, ये कुछ बड़ा बनेगा। जिस धरातल से काम किया था शुरू, उस धरातल की तुलना में तो अब काफ़ी आगे पहुँचा। तो वो आदरणीय गुरुजी थे, उनकी भविष्यवाणी सही हुई। इस तरह की घटना हुई थी। सर आपके बचपन का एक किस्सा और मेरे को याद आ रहा है कि जैसे वो दादाजी ने आपको चाटा मारा था दूध के लिए। बता दीजिए। ज़बरदस्त रिसर्च की है उन्होंने। हमारे पिताजी श्री नारायण जी चौबे बहुत ईमानदार और स्वतंत्रता सेनानी। उनके समक्ष ये प्रस्ताव भी आया था कि स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जो सुविधाएं मिलती है वो लेने के लिए फॉर्म भरें। तो गांव के बुज़ुर्ग बताते हैं कि उन्होंने मना कर दिया था। तो वो इस तरह के व्यक्ति थे और मारा पीटी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अहिंसक थे।
बच्चों से किसी भी तरह की कभी डांट फटकार नहीं करते थे, लेकिन एक बार मैं उनका शिकार हो गया। हमारे घर में भैंस पाली गई थी कि उसका दूध भी बेचा जाएगा और किसी तरह से आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाएगा। तो बंदियाँ थी, उसमें से एक बंदी नदी पार भेरू मामा करके हुआ करते थे, उनके यहाँ दूध देने जाने की होती थी, वो जिम्मेदारी मेरी थी। अब ठंड का समय था, बच्चा ही था मैं, छोटा ही, 9-10 साल से भी कम उम्र होगी। तो 2-3-4 बार आवाज़ लगाई दादा ने, दादा कहते हैं हम पिताजी को, दादा ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, उठा नहीं होगा मैं, तो दादा ने रजाई खींची और दिया एक चांटा खींच के। इतना ज़बरदस्त चांटा वो था कि आंखों से आंसू तो चलने लगे, सब कपड़े भी पूरे गीले हो गए और सीधे एक हाथ में वो केटली उठाई और बस वो रोते 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 सीधे नदी पार। तो दादा ने जो मार का आशीर्वाद दिया पूरी ज़िंदगी में, दादा का ये जो धमाकेदार आशीर्वाद था वो एक ही बार मिला। लेकिन दादा बहुत अद्भुत, और क्या कहें दादा के बारे में, तो जितना कहें उतना ही कम। सर, आप अपने पारिवारिक संसार के बारे में आपने नहीं बताया, तो थोड़ा उस पर बताइए। परिवार से तात्पर्य आपका मतलब मेरे व्यक्तिगत जीवन से है। नितेश जी, इस मामले में मैं कहूँगा कि मैं इस मामले में भी बड़ा सौभाग्यशाली रहा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे प्रेमिका मिली। अच्छा। और आनंद की बात यह है कि पहल मैंने नहीं की, पहल उसी ने की और पहले जो 3 शब्द होते हैं आई लव यू, उसने मुझे एक कागज़ की पर्ची पर लिख कर दिए थे और मैं ठहरा एक ग्रामीण व्यक्ति, तो उसने कागज़ लिख कर मुझे दिया है, मतलब एक छोटा सा कागज़ था, तुरुड़ मुरुड़। तो ऐसा करके वो कागज़, तो मुझे लगा कि ऐसे ही फेंक गई है, मतलब मुझे परेशान करना। मैंने उसको उठाकर बाहर खिड़की के बाहर फेंक दिया, मैंने पढ़ा भी। थोड़ी देर बाद फिर वो वापस से आई, बोले पढ़ा तूने? हम उम्र ही थी मेरी। तो मैंने कहा क्या? बोले वो कागज़। मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने फेंक दिया। अरे बोले तू ऐसा क्या करता है? फिर वो नीचे से उठा कर लाया और उस पर लिखा हुआ था आई लव यू। अब वो उम्र का दौर ही ऐसा था कि अगर उस समय ECG की मशीन लगाई जाती तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई धड़कने लेकिन वो एक समय तक चला ये सब सिलसिला। फिर क्या हुआ कि वो विवाह में परिणित नहीं हो पाया। इस बीच में क्या हुआ कि उसके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट का एक अटैक आ गया। उसके पिताजी चाहते थे कि जल्दी से उनकी बेटी की शादी हो, और मैं उस समय संघर्ष कर रहा था, मेरे पास कुछ था नहीं। हुआ कि पिता की खुशी के लिए उसने ऐसे करके फिर समय निकला, फिर मेरे अपने विवाह की व्यवस्थाएं हुई। और इस मामले में भी मैं कहूँगा कि मुझे एक बहुत अच्छी लड़की से विवाह करने का अवसर मिला। माधुरी उसका नाम है, और हम लोगों ने एक वैवाहिक जीवन एक अवधि तक व्यतीत किया। एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, उसका नाम प्रियांशु है, और 12th उसने उत्तीर्ण कर ली है। अभी माधुरी की जॉब लग गई है, और सतवास नाम का एक शहर है देवास ज़िले में, वहाँ के एक स्कूल में वो लेक्चरर हो गई है। इस तरह से ये काम उसका चल रहा है। ये जीवन का है सारा। सर, जैसे आपने प्रेम का बताया, तो उस समय का प्रेम जो शुद्ध होता था, तो वो कितने समय तक चला था आपका? हाँ, देखिए अभी तो जो देखते हैं ना अपन फिल्मों का असर, और अभी समाज में जो खुलापन देखते हैं, हमारे ज़माने तक ये सब चीज़ें नहीं थी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात मैं बता रहा हूँ 1984-85 के शुरुआत की, उस समय की बात बता रहा हूँ। उस समय टीवी नया नया आया ही था, और बहुत कम लोगों के यहाँ होता था। एक मोहल्ले में एक टीवी, और सारे लोग उसमें जाकर देखते थे। तो फिल्मों का असर इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज के दौर में है। तो बस बात हो जाती थी, और चूंकि एक ही बिल्डिंग में इंदौर में रहते थे, उनका मकान नीचे था, हमारा मकान बुआ जी के यहाँ रहते थे ऊपर, तो आते जाते हल्की फुल्की भेंट भाट हो जाती थी। और लगभग 7-8 वर्ष तक मतलब ये व्यवस्थाएं चलती रही, मतलब इस तरह से। सेकंड ईयर से लगाकर मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, उसकी भी पढ़ाई पूरी हो गई, उसने भी मेरे चक्रव्यूह में आकर इतिहास में ही MA किया, और ये सब हुआ इस तरह से। जैसे आप कितने महीने चला था? 6-7 महीने आपका चला था? नहीं, 7-8 वर्ष। अच्छा, 7-8 वर्ष? हाँ, बट ऐसे मतलब कि भाई अब आप सेकंड ईयर में हो। हाँ। अब जब तक उसकी शादी ना हुई तब तक बातचीत हुआ करती थी। अब शादी हो गई, खेल खत्म, पैसे हो जाओ। 6 दिसंबर 1992 जिस दिन जो अयोध्या का बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ढाया गया था, उसी दिन उसकी शादी हुई थी।
14 दिसंबर 1992 दो तरह से मुझे याद, एक तो अयोध्या की घटना के लिए और एक मेरे जीवन की व्यक्तिगत घटना के लिए। जैसे 7-8 वर्ष तक चला था आपको, तो फिर उस समय जो जुदाई हुई थी, तो उस वक्त जैसे अभी रहता है कि नशा करने लग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? नहीं, क्योंकि बातचीत से ही ये विछोह हुआ था, मतलब आपस में बातचीत करके ही राह अलग अलग की गई थी। अच्छा। क्योंकि उसके पिताजी की ज़िंदगी का प्रश्न था और मेरे पास कोई जॉब था नहीं उस समय, और वो जो परिवार है वो काफ़ी संपन्न परिवार था, उनके कुछ रिश्तेदार विदेशों में भी रहते हैं। अच्छा। तो ये स्थिति थी। तो और मैं उस समय पीएससी की तैयारी कर रहा था और प्री पास हो गया था, मेन एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे पास कुछ था नहीं, मतलब कि जॉब वगैरह कि मैं दावा पेश कर सकूं या उसके पिताजी मुझे इस बात के लिए पसंद कर ले कि हाँ हमारी बेटी की शादी हम इससे कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर ये बातचीत हुई थी हमारी बाकायदा नेहरू पार्क में बैठकर, इंदौर में नेहरू पार्क सुना होगा, नेहरू पार्क में बैठकर बातचीत की और फिर ये तय हुआ कि ठीक है, पिताजी की ज़िंदगी के लिए कुर्बानी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इस तरह से। तो चूँकि वो बात दुख तो होता ही है, वह स्वाभाविक बात है, मनुष्य में पत्थर तो है नहीं, मशीन तो है नहीं, तो दुख होना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। और वो जो बालिका थी, उस बालिका ने भी पढ़ाई के दौर में मेरी काफ़ी मदद की। कैसे मदद की? जैसा मैंने बताया कि वो संपन्न परिवार से जुड़ी हुई रही, और तो वो मुझे पैसे दिया करती थी किताबें लाने के लिए, और उस ज़माने में खजूरी बाज़ार में 100 रुपये में इतिहास की इतनी किताबें आ जाती थी पुरानी, सेकंड हैंड। तो मुझे प्राय वो पैसे देती थी कि तू, तेरे पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तू पढ़ाई कर, फिर बड़ा अधिकारी बनेगा तो सब मेरा ही तो होगा, ऐसे करके हंसी मजाक में। सर आप अपनी पूरी शिक्षा के बारे में थोड़ा बता दीजिए। शिक्षा की प्रक्रिया 5 साल की उम्र में चालू हुई। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कक्षा पहली से ही मैं किताब पढ़ने लगा था। अच्छा। और कक्षा पहली में ही दूसरी तीसरी के बच्चों को पढ़ाने भी लगा था। गणित वगैरह में भी बहुत अच्छा हो गया था पहली में ही, फर्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कक्षा पहली में उस समय 5 साल की उम्र में एडमिशन मिलता था, तो 5 साल की उम्र से लगाकर आज 55 साल की उम्र तक निरंतर पढ़ाई जारी है। क्या आपको पता है कि मैं इस समय भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एमए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और परीक्षा दे रहा हूँ, तो वो सिलसिला जारी है। हायर सेकेंडरी तक गांव में पढ़ने के बाद फिर इंदौर से बीकॉम एमकॉम किया, फिर हिस्ट्री में एमए किया, फिर इस बीच जॉब में आ गए, फिर उसके बाद भी अनवरत पढ़ाई जारी रही। उसके बाद एलएलबी किया, फिर पीजीडीसीए किया, फिर कंटिन्यूस एमए किए, यानी पिछले शुरू से ही अभी तक पढ़ ही रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू। तो आपको जानकर अच्छा लग सकता है कि मैंने इस समय तक 8 बार मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली है। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, एमकॉम, और अभी अर्थशास्त्र में एमए चल रहा है। इसी बीच भोज विश्वविद्यालय से रामचरितमानस में एक डिप्लोमा भी कर लिया, संस्कृत में 2-3 डिप्लोमे कर लिए हैं। तो पढ़ाई तो अभी चली रही है। अभी आप कह सकते हो कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। और ऐसा लगता है, मतलब इच्छा ये है कि जब तक ये हाथ चलते रहेंगे ना परीक्षा में लिखने लायक, तब तक मैं परीक्षाएं देते रहूँगा, चाहे जिंदा रहूँ और सेवानिवृत्त हो जाऊँ, तो उसके बाद भी आप मुझे किसी कॉलेज के किसी परीक्षा कक्ष में किसी विषय की परीक्षा देते हुए देख सकते हैं। सर जैसा होता है ना कि ग्रेजुएशन हो गया तो पढ़ाई छोड़ दी, फिर मास्टर डिग्री के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कभी आपके मन में नहीं आया कि ये चीज़ों को थोड़ा छोड़ दिया जाए और अपने सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दिया जाए? नहीं, कभी भी नहीं आया। और वैसे भी कहा जाता है कि एक शिक्षक को सदैव विद्यार्थी रहना चाहिए। अभी कहीं पढ़ लिया था, सुन लिया था, उसको दिल पे ले लिया और तब से लगाकर कंटिन्यूस एक शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी की दोहरी भूमिका निभाई जा रही। क्योंकि ऐसा है नितेश जी कि यदि आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो आप शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका को ठीक से निभा सकेंगे। और यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे और कक्षा में आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने इतनी शतकें बना ली, लेकिन उसके बाद भी जब वो मैच खेलने के लिए जाते थे तो पहले प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद ही जाते थे। अपन तो कह सकते हैं कि वो तो क्रिकेट के भगवान हैं, उनको अब रोज़ प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंटिन्यू द स्टडीज़। सर आपके शिक्षक बनने की खास वजह क्या थी कि आपको शिक्षा के दौरान ही शिक्षक बनने की चाहत थी? शिक्षक के तौर पर काम करने के अवसर संयोगवश मुझे मिलते रहे।
जब मैं बीकॉम फाइनल में पढ़ता था तब मुझे एक प्रोफेसर मैडम की लड़की को बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी ट्यूशन पढ़ाने का अवसर मिला। और बड़ा मुश्किल काम था वो, लड़की बहुत तेज तर्रार थी और मैं भी फाइनल ईयर में ही था, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। मैं तैयार करके जाता था अकाउंटेंसी का कोई चैप्टर, और जैसे मैं कहता था चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं तो मैथ से निकाल कर बैठ जाती थी तो वो चुनौती वाला मामला था। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि इंदौर में एक प्रतियोगिता निर्देशिका नामक पत्रिका निकलती है, वो पीएससी की कोचिंग चलाया करते थे, एमपी पीएससी की, और मैं वहाँ पर संपादकीय विभाग में छोटा मोटा काम करता। वहाँ अचानक ही मुझे मौका मिला कि मैं पीएससी प्रारंभिक परीक्षा वाले विद्यार्थियों को हिस्ट्री पढ़ाऊँ, जबकि मैं उस समय स्वयं एमकॉम फाइनल में था। मतलब हिस्ट्री की स्पेलिंग भी शायद ठीक से नहीं आती थी, लेकिन सर ने कहा कि भाई आप इसको पढ़ाइए, आपकी भी तैयारी होगी और आपको मैं ये पढ़ाने के लिए 450 रुपये महीने दूंगा और 40 मिनट पढ़ाना है। मैं उनके यहाँ 8 घंटे काम करता था, उसके मुझे 300 रुपये मिलते थे। मैंने कहा 300 वो और 450 ये, और ये 40 मिनट के ही मिल जाएंगे, और आवश्यकता बहुत थी धन की, मेरे लिए भी मेरे परिवार के लिए भी। मैंने कहा चलो करते हैं। तो वहाँ पीएससी का पढ़ाने लगे, कुछ लड़खड़ाते लड़खड़ाते जम गई पारी, और फिर इसी तरह से ऐसे मौके मिलने लगे और टीचिंग के क्षेत्र में जाने लगे। साथ ही साथ मन में ये महत्वाकांक्षा थी कि प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, और उसकी तैयारी भी करते रहे, पीएससी यूपीएससी पास भी हुए। इस बीच असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम निकल गई, उसमें बैठ गए, उसमें भी मेरिट में आ गए। फिर पढ़ाने लगे तो अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद 5 बार मेरा राज्य सेवा प्रशासनिक अधिकारी के विभिन्न पदों पर चयन हुआ, नायब तहसीलदार और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मास्टरी ही ठीक है, तो सारे पद अस्वीकार कर दी और टीचर के तौर पर अब काम चल रहा है। अब लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ निर्णय था कि प्रशासनिक अधिकारी बनने की बजाय शिक्षक बने रहे। और सर, किसी व्यक्ति को एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या क्या बदलाव होना आवश्यक है? शिक्षक जो है ना, वो व्यक्ति दिल से बनता है। शिक्षक के तौर पर नौकरी प्राप्त कर लेना और शिक्षक के कर्तव्यों का वास्तव में निर्वाह करना, दोनों बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है कि आप परीक्षाओं की तैयारी करें और स्कूल कॉलेज में शिक्षक प्रोफेसर बन जाएं, लेकिन वस्तुतः आप शिक्षक हैं कि नहीं, यह एक बहुत ही अलग बात है। एक शिक्षक होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा महसूस करें कि आपके पास पढ़ने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं वो किसी के परिवार के कुल दीपक या कुल दीपिकाएँ हैं, और उनके माता पिता ने आपको बहुत विश्वास के साथ उन्हें सौंपा है, एक गीली मिट्टी की तरह, कि आप उन्हें ढालेंगे किसी प्रतिमा में। और उस जिम्मेदारी को समझते हुए अगर आप शिक्षण का कार्य करेंगे तो ही आप सफल होंगे। केवल एक नौकरी है और मुझे कोर्स पूरा करना है तो फिर आप केवल एक औपचारिकता पूरी करेंगे। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक वो अनुभूति होनी चाहिए कि वो जो बच्चा है वो किसी और का बच्चा बायोलॉजिकली हो सकता है, लेकिन एक गुरु के तौर पर मेरी जिम्मेदारी उसके माता पिता से भी ज़्यादा है कि मैं उन्हें निखारूं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि बायोलॉजिकली मेरा भी एक बेटा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे अपने बेटे के पहले मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं पढ़ाता हूं, उससे मुझे जो सैलरी मिलती है उससे मेरे बेटे का पालन पोषण होता है। तो अगर मुझे कहा जाए कि किनको आप पहले पढ़ाना चाहेंगे तो मैं स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाना चाहूँगा। अगर ये बात आ पाएगी तो ही आप एक शिक्षक के तौर पर काम कर सकेंगे। फिर ये दूसरी बात है कि आप अच्छे से पढ़ें, ज्ञान इकट्ठा करें, आपको बोलते आ जाए, आप कक्षा में ठीक से पढ़ा सकें, ये बाद वाली बात है। लेकिन पहले ये दिल में जो अनुभूति होनी चाहिए कि मुझे ईश्वर ने बड़ी भूमिका दी है, ईश्वर ने मनुष्यों को गढ़ दिया, अब मनुष्यों में मैं अलग अलग तरह की प्रतिमाएं गढ़ूंगा, कोई डॉक्टर गढ़ूंगा, कोई IAS गढ़ूंगा, कोई शिक्षक प्रोफेसर गढ़ूंगा, कोई व्यापारी गढ़ूंगा, कोई उद्यमी गढ़ूंगा। ये बात आप में अगर आ जाए तो आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। सर, अधिकतर ऐसा होता है कॉलेज में जो विद्यार्थी रहते हैं वो कभी टीचरों से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जवाब देते हैं, तो कभी आपके साथ हुआ है और उस चीज़ को आपने कैसे संभाला? मेरे साथ इस तरह के हादसे नहीं हुए। मेरे साथ तो ये हुआ है कि जो कथित रूप से जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा बदमाश सा लड़का है, उन विद्यार्थियों ने भी मेरे साथ बहुत ही शालीनता से, सौम्यता से व्यवहार किया। मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ अपनी कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों के साथ। जो CC वगैरह होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन, उसमें भी मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मुझे कभी इस तरह की कोई बात का सामना करना नहीं पड़ा। तो सर, आपकी एक करियर सेल भी है, तो वो क्या है? और अभी आपके करियर सेल में बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं,
तो एक विद्यार्थी से लेकर अभी इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, तो इसका सफ़र किस प्रकार से शुरू हुआ? करियर सेल उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की एक योजना का अंग है। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के नाम से मध्य प्रदेश शासन ने यह सोचकर इसकी शुरुआत की थी कि युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलेगा, उनका करियर बन सकेगा, ठीक से पढ़ाई कर सकेगा। यह योजना मध्य प्रदेश के सब कॉलेजेस में है, लेकिन बड़वानी कॉलेज में यह योजना बहुत फलीभूत हो गई और पूरे मध्य प्रदेश में बड़वानी कॉलेज इस मामले में नंबर 1 हो गया। और आज से नहीं, 10 साल से है, इसको कोई चुनौती दे नहीं पाया। उसकी वजह है कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप, इसी को आप करियर सेल कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा प्रयोग किया गया कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को अपने साथ लें जो प्रतिभाशाली हों, आज्ञाकारी हों, समर्पित हो, जिनका कोई अपने जीवन का लक्ष्य हो, और उनका एक समूह बनाया जाए क्रिएटिव, और उस समूह के माध्यम से बाकी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाए। गरीबी है इस क्षेत्र में, कहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास में जाएंगे, कैसे पैसे खर्च करेंगे, तो क्या अपन उनको यहाँ पर इंदौर जैसी सुविधाएं उपलब्ध, क्योंकि मैं स्वयं इंदौर में पढ़ा चुका था कोचिंग में, तो इंदौर में पढ़ाने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरे पास था। तो मैंने कहा मेरे पास जो एक्सपीरियंस है और ये एक टीम बन जाएगी। तो देखते देखते टीम बनने लगी। बहुत शुरुआती हमारे कार्यकर्ताओं में अंतिम मौर्य, प्रदीप बामनिया, शताब्दी अगलचा, सुनील बामनिया, आशा सोलंकी, प्रेरणा पाटिल, ऐसे कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े। धीरे धीरे और लोग जुड़े, हेमंत भाटिया, गजेंद्र सरल, प्रवीण मालविया, और ऐसे करके ग्रुप बनने लगा। अब तो हमारे साथ लगभग 200 विद्यार्थियों की एक बड़ी सशक्त टीम है। इस समय की अगर अपन बात करें तो इस समय के करियर सेल को रीढ़ की हड्डी की तरह प्रीति गुलवानिया जी चला रही है। उसकी सहायता करने के लिए वर्षा मुजालदे है, स्वाति यादव है, उमेश राठौड़ है, ऐसे करके अभी कुछ नए बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये समूह है। इस समूह की विशेषता ये है कि ये बिना किसी मानदेय लिए काम करता है, न खुद पैसा लेता है, और जिन लोगों को पढ़ाया जाता है उनसे भी कोई फीस नहीं ली जाती है। इस तरह से हमने एक क्रिएटिव ग्रुप बनाया। सर, जैसे आपके साथ अभी आपके करियर सेल में 200 विद्यार्थी से ज़्यादा विद्यार्थी है और आप प्रोफेसर भी है, सफल है अभी, तो कुछ रहता है, ईर्ष्या रहती है, आलोचनाएं रहती है, तो उसका सामना किस प्रकार से करते हैं आप? अगर ये कहें कि आपने बिल्कुल सही नब्जों पर हाथ रख दिया। ईर्ष्या का सामना तो करना पड़ता है, और यूँ कहें कि ये ईर्ष्या ही एक तरह की खुराक बनती है, एक तरह का उत्प्रेरक बनती है। जब किसी को ईर्ष्या में देखते हैं और जब देखते हैं कि वो बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, या उल्टी सीधी इधर उधर बात कर रहे हैं, तो पहले तो उन पर दया आती है, ये मानसिक रूप से बीमार है, इसको चिकित्सा की ज़रूरत है। और फिर हम उनसे लड़ाई तो करते नहीं, न किसी व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि क्या तुमने ऐसा कहा हमारे बारे में, बल्कि हम और ज़्यादा ज़ोर शोर से काम करते हैं और क्रिएटिव होते हैं। और ऐसी स्थिति आ जाती है एक दिन की वही व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है, भर्त्सना करता है, वही व्यक्ति एक दिन किसी मंच से या प्रत्यक्ष मुलाकात में या कहीं लिखित रूप में कहता है कि आपका काम ठीक है और आपके काम से हम भी सीख रहे हैं। तो ऐसा होता है। और सर, आपके जीवन में सबसे अच्छा शिक्षक कौन रहा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। एक शिक्षक की बजाय क्या मैं अधिक शिक्षकों के बारे में बता सकता हूँ? जैसे अगर अपन स्कूल की बात करें गांव में, तो 2 श्रेष्ठ शिक्षक मिले मुझे। एक सैयद विलायत अली साहब जो कॉमर्स पढ़ाते थे, जैसे सरस्वती उनकी जिह्वा पर आसीन रहती थी कॉमर्स के मामले में। और एक थे श्री शारदा प्रसाद दुबे जी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाते थे, और इतने बढ़िया ढंग से पढ़ाते थे दुबे सर कि उनकी क्लास सबसे आखिरी में उनका पीरियड रखा जाता था ताकि सब बच्चे आखिरी क्लास तक रहे। तो वहाँ स्कूल में ये व्यवस्था रही। फिर इंदौर गए तो इंदौर में एक बहुत आदरणीय अपन कहेंगे प्रोफेसर NG गुप्ता साहब, कॉमर्स के वो भी प्रोफेसर थे। उनकी पढ़ाने की शैली इतनी विशिष्ट थी कि वो एक साथ 25-30 विषय पढ़ा लेते थे। एक साथ एक समय में कॉमर्स के 25-30 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ा लेते थे। तो वो अद्भुत बात थी। तो उनसे पढ़े, और फिर स्पोकन इंग्लिश की एक क्लास में हम लोग गए
जिसमें स्वामी सर थे, और वहाँ इंग्लिश थोड़ी बहुत समझी। पहले मुझे डू और डज में अंतर भी नहीं पता था, उन्हीं की क्लास में जाकर पता चला कि ये डू कब डज बन जाता है। और इसी तरह से एक डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी साहब, जिन्होंने मुझे इतिहास पढ़ाने का मौका पीएससी की क्लास में दिया था, और वहीं से रास्ते बदले थे। कुछ लोग अपने माँ बाप की, सगे माँ बाप की वो सेवा नहीं करते। कुछ लोग नहीं, बहुत लोग, हाँ बहुत लोग। सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपने करियर हैं, सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं, तो कोई नहीं करेगा। हम वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं इतने? वृद्धाश्रम इसीलिए खुले हैं ना। जब ये सब घटनाक्रम हो रहे थे तो मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि बड़वानी में ही एक ऐसा परिवार है जहाँ पर एक बुजुर्ग पिताजी हैं, अब वो बेड रिडन हो गए, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उनके घर में उनके 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियाँ और सब है, लेकिन उनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको कराने के लिए एक स्वीपर आता है सुबह, वो सब साफ सूफ करता है, कपड़े बदल के जाता है, डायपर वगैरह लगाता है, फिर उसके बाद शाम को आएगा। इस बीच में अगर कुछ हो गया है तो वो सब वहीं इकट्ठा रहेगा, मक्खियाँ भिनभिना रही, कोई पास में भी नहीं जाएगा, इतनी बदबू आने लगती थी। तो ये होते, और जबकि धनाढ़ है, ऐसा मुझे किसी ने किस्सा बताया था जब उन्होंने देखा जीजी की सेवा शुश्रूषा। तो बहुत मुश्किल काम है सर। जैसे वो नायक मूवी थी, उसमें एक दिन का सीएम बनाया गया था उसे, तो अगर आपको ऐसा एक दिन के लिए बना दिया जाए तो आप क्या क्या परिवर्तन करेंगे या क्या क्या करना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही करना चाहूँगा कि युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो। मैं सारे सिलेबस बदलना चाहूँगा ताकि सिलेबस में वो सब चीज़ें सम्मिलित हों जो जीवन में भी काम आ सके। साथ ही साथ परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहूँगा, जो अभी रटने की प्रवृत्ति को विकसित करती है और विद्यार्थी को कहीं भी ज्ञानवान बनाने की दिशा में बहुत सार्थकता से भूमिका नहीं निभाती। साथ ही साथ नशे की समस्त वस्तुओं को समाप्त करना चाहूँगा, चाहे वो शराब हो या सिगरेट हो, ताकि हमारा देश एक ऐसा युवा देश बन सके जिसमें युवाओं का आदर्श विवेकानंद हो और हमें विवेकानंद जी की कई प्रतिकृतियाँ इस देश में प्राप्त हो सके, यही चाहूँगा। धन्यवाद सर, बहुत सारी चर्चा हुई और बहुत अच्छी बातें आपने बताई जो युवाओं को सीखनी चाहिए। उसके लिए आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हाँ, आप मुझे अतीत में ले गए और वो 2-3 दशक पहले जो चीज़ें सब यादों के तहखाने में दफन हो गई, उनको भी आपने कुरेद दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो से कुछ भी बात युवा प्रेरणा अगर लेना चाहते हैं तो वो यही प्रेरणा लें कि खूब पढ़ाई लिखाई करें, खूब मेहनत करें, माँ बाप के चेहरे को सदैव ध्यान में रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे घर परिवार और समाज में आपकी इज्जत और आपके परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा लगे। सर, जो आपकी ये वाली वीडियो बनी है, जो हमारी टीम के द्वारा बनाई गई है, ये हमारी नई शुरुआत हो रही है इस वीडियो से, तो ये हमारा कार्य किस प्रकार से लगा आपको? मतलब आप अब इस तरह के वीडियो बनाएंगे कि हाँ, किस? हमारी टीम ने डिसाइड किया कि अब इसी प्रकार की वीडियोस बनाएं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अपने निमाड़ मालवा क्षेत्र में इस तरह के चैनल की पूरी तरह से कमी है। शायद आपका चैनल ये पहला चैनल होगा जो इतना कष्ट उठाकर लोगों से संपर्क करके उनका समय लेकर इस तरह का काम करेगा। तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक सीमा चिन्ह है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को इस चैनल से जुड़ना चाहिए और इस तरह से जो इंटरव्यूज़ आएंगे, मैं तो एक मज़दूर व्यक्ति हूँ, लेकिन आगे आप और बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे, उनका जीवन हमारे युवाओं के लिए और ज़्यादा प्रेरक रहेगा। तो अधिक से अधिक युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, नोटिफिकेशन बेल को इसलिए दबा कर देना चाहिए ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो डले तो उन तक उसकी सूचना पहुँच सके और वे उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया हमारी टीम को और हमारे वीडियोस के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा सौभाग्य नितेश जी, आपको और आपकी टीम के सभी सदस्यों को हमारा सौभाग्य है कि हमने आपके साथ वीडियो बनाई है। धन्यवाद सर।